नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान। उसका भाग 2 है संसाधन एवं विकास, यानी भूगोल की पुस्तक है ये। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रथम चैप्टर संसाधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे 2, और ये 2 क्वेश्चन ये हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? आपको इन 3 ऑप्शन में से बताना था कि उपयोगिता एक ऑप्शन, सेकंड है मूल्य, और थर्ड ऑप्शन है मात्रा। यानी संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। संसाधन को निर्धारित करने में देखिए उपयोगिता का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा, उसका मूल्य होना भी बहुत जरूरी है, और तीसरा है मात्रा, यानी मात्रा निर्धारित नहीं करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रा, अर्थात ये संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। और सेकंड क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी मानव ने उस संसाधन को बनाया है। और 3 ऑप्शन ये थे, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, और थर्ड ऑप्शन था उष्ण कटिबंधीय वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय वन भी हम नहीं उगा सकते, मानव नहीं उगाता, ये स्वतः उगते हैं। और झरने का जल भी जो है प्रकृति की देन है। कैंसर उपचार उपचार की जो औषधियाँ हैं, इसका राइट आंसर है कैंसर उपचार की औषधियाँ, क्योंकि ये क्या है, हम मानव के द्वारा निर्मित है ये कैंसर उपचार की औषधियाँ। आइए अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकंड की। और चैप्टर सेकंड ये है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ें की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, अनावश्यक चीज़ें जो है वो उसको हम छोड़ रहे हैं, जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर सेकंड है जीवन संसाधन। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी है ऊपरी परत, देखिए ये परत 2-3 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। इस ऊपरी परत के ऊपर जो मिट्टी रहती है, दानेदार कण जो रहते हैं, उनको हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन को भूस्खलन कहते हैं। सैल का मतलब होता है पहाड़ वगैरह या बड़ी चट्टानें, ठीक है। तो उनसे जो मिट्टी का जो संचालन होता है, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। भू यानी भूमि का, स्खलन यानी खिसकना, ठीक है। ये सामान्यतः क्या होता है कि ज्यादातर क्या है, बरसात के दिनों में होता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे अधिक बरसात होती है तो बरसात का पानी उस भूमि में जाता है, वो जगह बनाता है, और जो भूमि की पकड़ है उसको ढीली करता है, और उस पकड़ के कारण, ढीली होने के कारण वो क्या होता है, ढलान की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगता है। कई बार क्या होता है, धीरे धीरे शुरुआत होती है, अचानक काफी तेजी से वो भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन से काफी नुकसान होता है। ये पहाड़ी इलाकों में होता है, और ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके, जो पहाड़ों को काट करके जो सड़कें बनाई जाती है, वहाँ ये अधिक देखने को मिलते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ विधियां हैं, यानी वो तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिधारी दीवार का निर्माण, अर्थात ऐसी दीवार का निर्माण करना जो भूस्खलन को रोकने के लिए प्रभावी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक ढलान नुमा ये पहाड़ है, ठीक है, और ये ढलान, ये मैदान वाला इसके नज़दीक का क्षेत्र हो गया। और इसके लिए हम प्रतिधारी दीवार का निर्माण कैसे करें कि यहाँ बिल्कुल ढलान के पास में एक मजबूत सी दीवार बना दी जाए, ताकि यहाँ से जो ढलान वगैरह, जो स्खलन वगैरह होगा, वो दीवार इसको रोक लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिधारी दीवार। दूसरा है वनस्पति आवरण में वृद्धि। देखिए इस क्षेत्र जहाँ भूस्खलन की जो ज्यादा संभावना रहती है, उस क्षेत्र के ऊपर वनस्पति आवरण, यानी आप पेड़ पौधे लगा दीजिए। जैसे पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे पेड़ बड़े होंगे तो उनकी जड़ें जो होती है, वो जड़ें उस भूमि को पकड़े रखती हैं। और यदि आप सघन वृक्षारोपण कर देते हैं क्षेत्र में, तो बहुत ही कम संभावना होती है कि यहाँ भूस्खलन हो, क्योंकि वो जड़ें उस मिट्टी को रोके रखती है। तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आवास नहीं। जैसे आपको लगे कि किसी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में आपको लगे कि यहाँ मिट्टी खिसक सकती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ढलान वाला क्षेत्र हो गया, तो आप इस जगह या इसके आसपास मकान नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि हमेशा संभावना, डर लगी रहती है
कि यदि भूमि खिसक के नीचे आई तो आपके मकानों पर आएगी, मकानों को नुकसान पहुंचाएगी। अगला है सतही अपवाह, झरना प्रवाहों के साथ पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना। सतही अपवाह तथा झरना अपवाहों के साथ, यानी जो सतह के ऊपर जो पानी बहता है या झरनों के माध्यम से जो पानी आ रहा है झरनों के माध्यम से नीचे, ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसे कार्य करना जिससे कि भूमि का कटाव नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो कोई झरना गिर रहा है तो इस प्रकार से यहाँ आप बड़े बड़े चट्टाने वगैरह लगा करके इस प्रकार से कर सकते हैं कि भूमि का कटाव नहीं हो। आगे है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी मिट्टी कैसे बनती है। देखिए मिट्टी कुछ सेंटीमीटर जो, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भी जो मिट्टी है ना उसको बनने में भी सैकड़ों वर्ष लगते हैं। उस मिट्टी को भी बनने में बहुत सैकड़ों वर्ष लगते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिनको कार्यान्वित होने में काफी समय ले लेती है। अब है मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। देखिए जनक सेल, जो मिट्टी बनती है वो सेल से बनी है, यानी पत्थरों से बनती है। जो भूमि के अंदर पत्थर है वो किसी कारण से, ठीक है, वो टूटते हैं। टूटने जो वो जो मिट्टी जो बनती है जिस सेल से यानी जिस पत्थर से बनती है वो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। कोई मिट्टी जल्दी बनती है, कोई देर से बनती है, ठीक है, कोई किसी प्रकार के गुण को लिए हुए रहती है, ठीक है। और मिट्टी का रंग भी निर्धारित उस पर, काली है, लाल है मिट्टी है, पीली मिट्टी है, ये किस पर निर्भर करती है, जिस चट्टान से वो बनी उस पर निर्भर करती है। रासायनिक गुणधर्म, उनमें विशेष प्रकार के कौन कौन से रसायन है जो मिट्टी को निर्माण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसमें खनिज कौन कौन से हैं, ये सब मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उच्चावच तुंगता यानी जो ऊंचाई है और नीचे का जो ढलान है, ठीक है, ये ऊंचाई और ये नीचे का जो ढलान है ये मिट्टी के संचय यानी इकट्ठा करने को प्रभावित करते हैं। यहाँ सामान्यतः ढलान में क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी अधिक इकट्ठी रहती है और जो ऊंचाई वाला क्षेत्र रहता है यहाँ मिट्टी बिल्कुल कम मात्रा में रहती है, क्योंकि बरसात से क्या होता है कि वो मिट्टी ढलकर नीचे पानी के साथ आ जाती है। अगला है तापमान, जलवायु, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तापमान कैसे प्रभावित करता है। तापमान ऐसे प्रभावित करता है जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, आप जानते हैं कि कोई वस्तु होती है जो सामान्यतः तापमान अधिक होने पर वो फैलती है, ठीक है, कम होने पर सिकुड़ती है। तो पत्थर का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब दिन में तापमान अधिक होता है तो ये पत्थर जो होता है वो फैल जाता है हल्का सा, और जैसे ही ठंड गिरती है, ठीक है, वो सिकुड़ने लगता है। और ये सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत ही अधिक अंतर होता है। तो फैलने और सिकुड़ने के दौरान क्या होता है, इस पत्थर में दरारें आ जाती है, ठीक है, और दरारें आने के कारण वो टूट जाता है, ठीक है। और वहाँ की जलवायु, जलवायु यानी बरसात वगैरह है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब, ठीक है, वर्षा, तो ये सब क्या करते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि ये मिट्टी का निर्माण करता है। अपक्षय यानी इसका टूटना। ह्यूमस निर्माण की दर, ह्यूमस निर्माण यानी जो पेड़ पौधे या ऐसा कोई पदार्थ जो जैव अपघटनीय है ना, लकड़ी है इत्यादि, ये सब निर्माण उसको प्रभावित करते हैं मिट्टी के निर्माण को, ठीक है। अगला है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। देखिए समय निर्धारित करता है, जरूर मैंने आपको अभी बताया कि कुछ सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं उसको निर्माण में, ठीक है। तो ये समय बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि मिट्टी का निर्माण कितने समय में होगा। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई यानी मिट्टी की जो मोटाई है उस पर भी निर्भर करता है। अगला कारक है
वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे आप पेड़ पौधे वगैरह उगाते हैं तो उसके लिए खाद वगैरह डालते हैं ना, गोबर वगैरह की, वो भी एक प्रकार का ह्यूमस है। तो वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित, सूक्ष्म जीव यानी जो ऐसे छोटे छोटे जीव जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। वनस्पति, पेड़ पौधे की पत्तियां, टहनियाँ नीचे जमीन में गिरती है तो उसके ह्यूमस को प्रभावित करती है। प्राणी जात यानी कोई कोई जानवर मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, छोटे छोटे जीवों के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाता है, तो वो भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। क्योंकि जो प्राणी का जो शरीर है उसके शरीर की नाइट्रोजन है वो मिट्टी में मिल जाती है, तो वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थे मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा के निम्नीकरण के दो कारक हैं, प्राकृतिक और मानवीय, जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि। ठीक है। ये वर्षा के निम्नीकरण के प्राकृतिक और मानवीय कारण है, जिनके कारण मिट्टी का कटाव होता है या उसका नुकसान होता है उस क्षेत्र से। कुछ मानव के द्वारा होते हैं और कुछ प्रकृति के द्वारा होते हैं। अब हम इन मिट्टी संरक्षण की विधियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मिट्टी का जो निम्नीकरण है, निम्नीकरण से मतलब है अप्रदन। ये समान शब्द मान लीजिए, अप्रदन के समान शब्द है निम्नीकरण। ठीक है। तो मिट्टी का अप्रदन कई कारणों से हो जाता है। आपने उस जंगल के वृक्षों को काट दिया, तो या मैंने आपको बताया था ना, जैसे भूस्खलन को रोकने के लिए आप पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, तो ये जो ढीली मिट्टी रहती है, यदि आप इस क्षेत्र के वनों को काट देंगे, ठीक है, तो ये मिट्टी का कटाव होगा, पानी से भी होगा और हवा से भी होगा। अतिचारण यानी यदि आप उस क्षेत्र में पशुओं को अधिक चराते हैं तो जैसे छोटे छोटे पौधे उगते हैं तो उनको पशु खा जाते हैं, नए जंगल विकसित नहीं हो पाते, मिट्टी का कटाव होता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, यदि आप खेतों में अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो वो मिट्टी क्या होती है, जो पकड़ होती है, जो ठोस मिट्टी होती है वो क्या ढीली हो जाती है और वो हवा से और पानी से बह कर के दूसरे स्थान पर चली जाती है। अधिक वर्षा है, भूस्खलन है, भूस्खलन आपको बताया एक स्थान से सरक कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। बाढ़ है, बाढ़ में भी मिट्टी का कटाव बहुत होता है, और विशेष रूप से जो वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ बहती हैं, वो नदियाँ क्या करती है, अधिक बरसात के कारण अपने आसपास के क्षेत्र यानी दोनों किनारों से क्या करती है, काफ़ी मिट्टी काट कर बहा कर लेके जाती है। ये ऐसा ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में अधिक होता है जहाँ अधिक बरसात होती है। अब हम जानकारी प्राप्त कर देंगे करेंगे मृदा संरक्षण की विधियां, यानी हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। देखिए, मल्च, आपको ध्यान होगा कि मल्चिंग आजकल एक जो खेती है, एक नई तकनीक है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हैं कि जब पौधे लगाते हैं सब्जियों के या विशेष रूप से सब्जियों के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक मिट्टी की दीवार थोड़ी मोटी बना करके जहाँ उनको सब्जी उगानी है, ठीक है, साइड में ढलान छोड़ देते हैं। ठीक है। और इस ढलान पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ इसलिए लंबी ढलान के ऊपर क्या करते हैं, पॉलीथीन वगैरह बिछा देते हैं और उस पॉलीथीन में छेद कर देते हैं, उस छेद में पौधा लगा देते हैं और इस पौधे में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यानी टपक सिंचाई पद्धति से इसमें सिंचाई करते हैं। और आसपास क्या है, पॉलीथीन लगी होने से तो वहाँ अनावश्यक रूप से खरपतवार नहीं उगती है। ठीक है। और मिट्टी की जो नमी है वो भी बाहर नहीं निकल पाती, वो पौधे के लिए नमी का कार्य करती रहती है, इसलिए कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसको बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है। ये तो पॉलीथीन वगैरह की ये अति आधुनिक हो गई। इसके अलावा ये मल्च बनाना यानी जैसे चावल वगैरह का जो पराली जो निकलती है, आपने सुना भी होगा कि पंजाब हरियाणा वगैरह के क्षेत्र में पराली लोग जला देते हैं, किसान लोग, है ना। तो उस पराली को क्या करो कि आप उस पराली से या उस प्रवाल से क्या करो, उसको ढक दो उस जमीन को, ठीक है, और बीच में आप पौधे लगा दो। पौधे लगाने से क्या होगा कि जो प्रवाल है वो मिट्टी में अनावश्यक रूप से उसे खरपतवार को उगने नहीं देगी और मिट्टी की जो नमी है, आर्द्रता है, उसको बनाए रखती है। ठीक है।
और मिट्टी अनावश्यक रूप से हवा से भी नहीं उड़ेगी और पानी के कटाव भी नहीं होगा। मान लीजिए अत्यधिक बरसात होती है तो भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा प्रवाह इसको मल्च करने से। अगला है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। पृष्ठीय प्रवाह व मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका, इसको आप सीढ़ीनुमा खेती भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप सीढ़ीनुमा खेती भी कह सकते हो। जो ढलान वाले स्थान होते हैं, ठीक है, वहाँ ढलान वाले स्थानों पे इस प्रकार से खेती की जाती है कि चौड़े चौड़े पट्टे नुमा ढलान जो रहते हैं उन पे चौड़े सीढ़ी नुमा स्थान बना लिए जाते हैं और इन पर खेती की जाती है। उससे क्या होगा कि जो ढलान से पानी तेजी से आएगा वो सीढ़ी के माध्यम से धीरे धीरे गिरेगा और उससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा और पेड़ पौधे आसानी से या फसलें वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेदिका फार्म या सीढ़ी नुमा खेती। अगला है रक्षक मेखलाएं, कतार में वृक्ष लगाना। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में काफ़ी तेज़ी से रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए आप रक्षक मेखलाएं यानी आप क्या कीजिए, कुछ किलोमीटर चौड़ी एक लंबी पट्टी के, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी हो गई, या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, और इसके इस तरफ रेगिस्तान वाला क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी है, तो आप एक लंबी कई किलोमीटर तक आप क्या कीजिए, यहाँ पेड़ पौधे लगाइए खूब सारे। तो उससे क्या होगा, इस क्षेत्र से आने वाली जो हवा से जो बालू रेत आती है जो यहाँ बिछ करके इस क्षेत्र को मैदानी वो रेगिस्तानी बना देती है, तो उससे क्या होगा, ये पेड़ पौधे हैं ना, इसको रोकते हैं। ठीक है, हवा को रोकते हैं और इस मिट्टी को यहीं रोक लेते हैं। उससे क्या होगा, रेगिस्तान का विस्तार आगे नहीं हो सकता। तो जो वृक्षों की जो ये पट्टी बनाई जाती है इसको बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। ये रेगिस्तान को भी रोकती है। और यदि आप अपने मान लीजिए आपने खेत वगैरह काफ़ी उगा रखे हैं और जो ठंडी हवाओं से उस फसल में नुकसान होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि खेत के किनारे जो आप वृक्ष वगैरह एक कतार में उगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो ठंडी हवाएं आएंगी वो इन फसलों पे सीधे तेज हवाएं ठंडी नहीं लगेंगी, धीरे धीरे होगा, यानी ये उस हवा की गति को क्या है, कम कर देंगे। अब है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई देखिए क्या होती है। समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी ढाल पर नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। पहाड़ी ढाल, ठीक, आप इस क्षेत्र पर खेती करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, जो सिंचाई है वो आपको हल इस प्रकार से नहीं चलाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बरसात का पानी इन हलों की जो नालियाँ जैसी बनती है ना, जोत वगैरह जो आप करते हैं, तो इन नालियों के माध्यम से वो पानी नीचे आता है और ये इनको गहरे करते जाता है और मिट्टी को भी नीचे ले आता है। इससे क्या होगा, इस स्थान में जो मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होगा इस प्रकार सिंचाई करेंगे। तो आपको सिंचाई किस हिसाब से करनी है, आपको जो हल है वो इस ऐसे चलाना है आपको। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो पानी है ना वो धीरे धीरे इन नालियों में आएगा, यहाँ रुकेगा, इस नाली में भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, तो धीरे धीरे वो पानी नीचे आएगा। उससे मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होता है। अब है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इसमें क्या होता है कि पत्थर जो घास मिट्टी मृदा मृदा यानी मिट्टी इत्यादि का प्रयोग क्या करते हैं कि हम उस पानी को रोकने के लिए करते हैं, उस पानी को नीचे खाई में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, ये ढलान वगैरह हो गया। ठीक, तो इस स्थान से जब पानी तेजी से नीचे आता है तो क्या करते हैं, यहाँ इस जगह पर मिट्टी पत्थर, ठीक है, या कोई घास वगैरह या पुआल, जैसे गेहूं या चावल का जो पुआल वगैरह रहता है उसको आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, पानी तेजी से आएगा तो ये जो किनारा है ये मिट्टी का कटेगा नहीं। और यहाँ इसके बिल्कुल पास में गहरी खाई खोद दीजिए। उस गहरी खाई में क्या होगा, तेजी से जो बरसात का पानी आएगा तो एक तो मिट्टी है घास वगैरह उस पानी को रोकेंगी, उसकी गति है वो धीरे करेंगी, यानी उस मिट्टी के कटाव को कम करेंगी। और फिर वो पानी इस खाई में इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी को आप काम में ले सकते हैं। पानी भी काम में ले सकते हैं और मिट्टी का कटाव भी कम होगा। अब है चट्टान बांध। चट्टान बांध के बारे में तो आप जानते ही हैं
कि जैसे कोई नदी वगैरह बह रही है, ठीक है, और ऐसा स्थान है जहाँ नदी के दोनों तरफ ऊंचाई वाला स्थान होता है, तो आप उस ऊंचाई वाले स्थान पर, जैसे मान ली नदी बह रही है, ये ऊंचाई वाला स्थान है, ये ऊंचाई वाला स्थान है, तो आप एक बड़े दीवार वगैरह बना करके चट्टान वगैरह से आप एक बांध बना सकते हैं, या ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं, 3 4 5 फीट करके छोटे छोटे चक डैम जैसा बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि पानी की गति रुकेगी, ठीक है, और लंबे समय तक इस स्थान पर पानी इकट्ठा रहेगा। और इस चट्टान बांध से क्या होगा कि जो पीछे से जो मिट्टी नदी के माध्यम से आई है ना, वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, आगे ज़्यादा बह करके नहीं जा पाएगी। अब है बीज की फसल उगाना। बीज की फसल का उगाने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, ठीक है, उस खेत में आप कोई भी फसल उगाते हैं तो संपूर्ण रूप से एक ही फसल न उगा करके आप अलग अलग प्रकार की या 2 या 3 प्रकार की फसलें उगाएं। जैसे एक थोड़ी से हिस्से में मान लीजिए आपने गेहूं लगाए, ठीक है, थोड़े से हिस्से में फिर आपने ऐसे जैसे चने वगैरह लगा दिए या सरसों लगा दी। तो इस प्रकार से आप खेती करेंगे तो मिट्टी का जो संरक्षण है, अर्थात मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक फसल लगाएंगे तो वो क्या करेगी, संपूर्ण क्षेत्र, मान लीजिए आपने केवल और केवल गेहूं लगाया, तो इस मिट्टी के लिए जो आवश्यक तत्व है गेहूं के, तो वो गेहूं संपूर्ण प्राप्त कर लेंगे और मिट्टी बंजर बन जाएगी, ठीक है। और आपने थोड़ी थोड़ी फसलें अलग अलग लगाई, तो क्या होगा, थोड़ा ये भी जो गुण ग्रहण करेगा, तो यहाँ वो बचे रहेंगे गेहूं के, ठीक है। यहाँ चावल के उसने चावल ने क्या किया, अपने लिए, चावल का नाम आ रहा है चना, चने मान लीजिए अपने पोषक तत्व लेता है, ठीक है, तो यहाँ चावल के बचे रहे क्योंकि यहाँ गेहूं उगा रखा है। तो इस प्रकार से क्या कीजिए कि बीच में अलग अलग फसलें उगानी चाहिए। ये तो थी मिट्टी संरक्षण की विधियां। अब हम बात करते हैं जल के बारे में। देखिए, मीठा जल जो है केवल 2.7% यानी 2.7% ही मीठा जल है, संपूर्ण जल का केवल 2.7% मीठा जल है, बाकी कैसा है, खारा है, ठीक है। और ये जो 2.7% है, इसका भी 70% क्या है, बर्फ के रूप में, छत्रक के रूप में, या पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, या ग्लेशियर के रूप में जो बर्फ है उसमें जमा है। और अब बाकी पानी हम उपयोग में लेते हैं, बाकी पानी जो ज़मीन में है या नदी के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ज़मीन का जो पानी है वो सीमित मात्रा में, यदि आप उस ज़मीन में अधिक पानी जाने देंगे तो आपको पानी मिलता रहेगा, यदि कम पड़ गया तो आपको और अधिक गहरा कुआं खोदना पड़ेगा या बोरवेल करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़मीन के जल का भी संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो जल हमें मिलता है वो जल चक्र के रूप में मिलता है, क्योंकि आप देखिए, हम कहते हैं कि धरती में पानी कम हो रहा है, आने वाला समय जो है वो पानी के लिए युद्ध होगा। अरे भाई, पृथ्वी का पानी तो कम हुआ ही नहीं। पृथ्वी पर जितना भी पानी मौजूद है वो कभी घटता ही नहीं है, फिर भी हमें पानी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। पानी की इतनी जो मात्रा है वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? पानी पृथ्वी पर स्थिर भी है। कैसे है? वो क्या होता है कि जल चक्र के माध्यम से जो पानी है वो हमें मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और इस समुद्र का जो पानी है वो सूर्य की रोशनी से गर्म होकर के वाष्प बन करके बादल के रूप में बरसा, ठीक है, बादल के रूप में बरसा, और ये बादल से क्या हुआ, बरस करके नदी के माध्यम से, ठीक है, कुछ पानी नदी के माध्यम से समुद्र में मिल गया, और कुछ पानी जो जमीन में जो है नीचे समा गया, ठीक है। तो ये पानी क्या है, इस प्रकार से समुद्र में मिल गया, फिर ये बादल बने, फिर बरसात हुई। तो ये क्या है, चक्र चलता रहता है, इसको बोलते हैं जल चक्र। तो पानी की मात्रा तो वही है ना, फिर भी हमें पानी के लिए तरसना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कि जिस गति से हम पानी भूमि के अंदर से निकाल रहे हैं, कुएं बेड या ट्यूबवेल के माध्यम से जिस गति से हम पानी निकाल रहे हैं, उस गति से बरसात का जल जमीन में नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पानी नदियों के माध्यम से सीधा समुद्र में मिल जाता है, जो हमारे पीने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि वो खारा पानी होता है। इसलिए हमें छोटे छोटे चक डैम बनाने चाहिए, और हो सके यदि बड़े बांध हैं तो बड़े बांध बनाना चाहिए, जिससे जलापूर्ति हो सके पेयजल के लिए और सिंचाई वगैरह के लिए, यहाँ तक कि उससे बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं।
और जो ढलान या पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके आसपास हमें छोटे छोटे गड्ढे बनाने चाहिए, ताकि वो पानी धीरे धीरे मिट्टी में जाता रहे। यानी हम जितना पानी भूमि से प्राप्त करें, कम से कम उतना पानी तो भूमि को रिटर्न करें, वरना आने वाली पीढ़ियां हमारी जो है जमीन के बहुत गहराई में पानी खोजने के लिए जाना, उनको मतलब बहुत गहरा खोदना पड़ेगा भूमि को, फिर भी पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि औसतन एक भारतीय नागरिक जो है प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। यानी एक व्यक्ति जो है वो एवरेजन 150 लीटर जल उपयोग करता है पूरे दिन भर में। किस किस में कितना करता है वो? पीने के लिए लगभग 3 लीटर पानी लेता है, उसको खाना बनाने के लिए लगभग 4 लीटर पानी चाहिए, और नहाने के लिए लगभग 20 लीटर चाहिए। 20 लीटर का मतलब लगभग एक बाल्टी। शौचालय या फ्लशिंग के लिए आपको 40 लीटर पानी चाहिए, और वस्त्र धोने के लिए आपको 40 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, आपने जो खाना खाया वो बर्तन धोएंगे तो उसके लिए आपको 20 लीटर पानी चाहिए, और आपने पेड़ पौधे वगैरह कुछ लगाए तो उसके लिए लगभग 23 लीटर पानी चाहिए। इस प्रकार से एवरेजन जो औसतन है ना, 150 लीटर पानी का उपयोग एक मानव करता है। ये औसत निकाला है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 150 ही नहीं बल्कि 1500 लीटर का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन वही बात है, दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है वो लोग 50 लीटर में भी काम चला लेते हैं। ठीक है, या 20 लीटर 25 लीटर में भी काम चलाते हैं। मजबूरियां हैं, बहुत सी जगह पानी नहीं मिलता। पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, यहाँ बहुत कम पानी है। अब है प्राकृतिक, वनस्पति व वन्य जीवन। सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही पारितंत्र कहते हैं। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी हैं वो सभी अ, इन पर निर्भर रहते हैं। किन पर? एक दूसरे पर। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे को हिरन ने खाया, हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। ठीक है, और शेर क्या हुआ कि जब वो बड़ा मर गया, किसी भी कारण से मर गया, तो वो क्या हुआ? जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया गया। ठीक है, और वो जीवों के द्वारा अपघटित होकर के उसके जो शरीर के जो तत्व हैं वो मिट्टी में मिल गए और पोषक तत्व के रूप धारण कर लिया। और वो पोषक तत्व क्या किए? वो पोषक तत्व पेड़ों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और उससे पेड़ों की वृद्धि होती है। अब है जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। इस पर प्रतिबंध लगाया गया। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे गिद्ध थे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गिद्ध क्या करते हैं, केवल मृत पशु को ही खाते हैं। ठीक है, और मृत पशुओं में जब इलाज वगैरह हम उनका करते हैं, जो भी पेन किलर वगैरह देते हैं, तो वो पेन किलर उनके शरीर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है, और वो गिद्धों में चली जाती है उस मांस के माध्यम से, और गिद्ध की किडनी खराब हो जाती है, और जिससे गिद्ध मरने लग गए थे। तो अब इन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपने देखा होगा एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है। ठीक है, वो पशुओं वगैरह में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पशुओं का दूध उतारने के लिए। ठीक है, लगा तो दिया, लेकिन फिर वो क्या है, पशु के शरीर में मौजूद रहता है, उसके मांस में मौजूद रहता है। जैसे वो गिद्ध खाते उसको मर जाते थे, तो इसलिए इस इंजेक्शन पर अब रोक लगा दी गई है। ये तो हमारा पाठ था। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि आपने इसको ध्यान से देखा सुना होगा तो निश्चित रूप से इसके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? अर्थात कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है मृदा का गठन, और तीसरा है जैव पदार्थ। आपको इन तीन में से क्या राइट आंसर है वो बताना है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, वह विधि जो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? पहली है रक्षक मेखला, दूसरी है मल्चिंग, और तीसरी है वेदिका कृषि।